First of all, hello students and welcome to Standard 9 and I'm your biology teacher Mitali Tillawala and total maybe 15 to 16 chapters are there in science subject and maybe 6 chapters is all about the biology related chapter. Okay, so today we are starting with chapter number 5 and that is the fundamental unit of life. So as the name of this chapter is the fundamental unit of life, किसी को भी पूछोगे कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल दैट मीन्स बेसिक यूनिट. ओके, जैसे कि आपको कोई एक घर बनाना है, ठीक है ना, तो घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ब्रिक्स चाहिए होगी. तो ब्रिक्स क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट हुआ. वैसे ही अपनी लाइफ के लिए अगर हमें कुछ फंडामेंटल यूनिट चाहिए तो अपनी लाइफ में जो अपना बॉडी बना है, ठीक है, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सम बेसिक फंडामेंटल यूनिट. ओके, तो वो जो फंडामेंटल यूनिट है वो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ के आए, दैट इज द सेल. ओके, सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल, डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हाउ मेनी ऑर्गेनल्स आर देयर. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Robert Hooke. Robert Hooke is a scientist who examined a thin slice of cork. Okay, and cork is made up of bark of a tree. आपने बहुत सारी ग्लास बॉटल्स देखी होगी, उसके ऊपर जो है ना वो कॉर्क रहता है, मतलब कि लकड़ी का ढक्कन जैसा रहता है. ओके, तो दैट इज नोन एज अ कॉर्क. ओके, आपको फिगर भी बाद में दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. तो वो कॉर्क है, उसकी एकदम थीन स्लाइस की, और थीन स्लाइस की ना तो उसमें जो स्ट्रक्चर उसने एग्जामाइन किया सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में इन ईयर 1665. ओके, और उसने क्या देखा कि वो जो माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखा था ना वो रिजेंबल था टू द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब. यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है कि हनीकॉम्ब का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना वैसा ही स्ट्रक्चर था, किसका, थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क का. ओके, तो वो जो एक एक यूनिट था ना, जैसे यहाँ पे देखो ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, तो ये यूनिट को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल्स. ओके, और ये जो सेल है ना वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम. नाउ ये जो सेल की डिस्कवरी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ. क्यों, क्योंकि जब बेसिक ही क्लियर नहीं हो, आप सबको पता है कि अगर बेसिक क्लियर नहीं हो तो आप कितना भी कॉम्प्लेक्स चीज है तो वो आप नहीं बना सकते. जैसे कि आपके पास ब्रिक्स ही ना हो तो क्या ब्रिक्स के बिना आप घर बना सकते हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना. वैसे ही कि सेल्स है तो सेल्स के बारे में हमें सब कुछ जानना जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है. तो ये हिस्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इन साइंस. नाउ लेट्स टेक अ लुक of the structure of cork and how it is look in microscope, that is the self-designed microscope, and we are comparing that self-designed microscope with the compound microscope. Okay, first of all we have to take a look of this figure. स्टूडेंट्स, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क. ये देख रहे हो कि ग्लास बॉटल से, तो ग्लास बॉटल के ऊपर जो लकड़ी का ढक्कन होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क. ओके, एंड द साइंटिस्ट हुज नेम इज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि ये जो कॉर्क है, कॉर्क की पतली पतली थीन स्लाइस किया था, और वो थीन स्लाइस को जब रॉबर्ट हुक ने बनाया हुआ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा तो वो माइक्रोस्कोप में इमेज कैसी थी, जो यहाँ पे आपको दिखाई है. उसने बोला था कि हनीकॉम्ब जो है उससे रिजेंबल है, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर दिखाया है. अभी रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप कैसा था वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. Here is a structure of Hooke microscope. Okay, so Hooke microscope में क्या था कि ये स्पेसिमेन होल्डर है. स्पेसिमेन होल्डर डेट मीन्स कि जो भी चीज़ को आपको देखना है, ओके, जैसे कि ऑनियन पिल है तो ऑनियन पिल को आपको कहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर दिखा है स्पेसिमेन होल्डर का, वहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा. फिर इसके ऊपर जो लाइट फोकस होगी वो लाइट, ये जो वाटर फ्लास्क और ऑयल लैम्प है, ऑयल लैम्प है तो उससे क्या होगा कि जो भी लाइट जलेगी, मतलब कि जो भी फ्लेम होगी, ठीक है ना,
तो वो फ्लेम से वाटर फ्लास्क जो है वो ब्राइट होगा, और ब्राइट होगा तो वो लाइट डायरेक्टली ये जो स्पेसिमेन होल्डर है वहाँ पे गिरेगी। उसके बाद है ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो होते हैं ना, वो दो लेंस होते हैं। जो स्पेसिमेन के नज़दीक होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आँख के नज़दीक होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ से ही कोई भी स्पेसिमेन को देखेंगे तो ये आई के नज़दीक जो हुआ उसको हम बोलते हैं आईपीस। ओके, नाउ बीच में एक बैरल होता है, और ये जो बैरल होता है ना, वो बिल्कुल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें लाइट जो है वो इजीली ट्रैवल कर पाए। यहाँ पे जो है वो फोकसिंग स्क्रू है। ये जो फोकसिंग स्क्रू है वो क्या करेगा कि जो भी इमेज है, देखो जैसे कि समझ लो कि ये जो स्पेसिमेन है उसकी इमेज को क्लियर करने के लिए यहाँ पे फोकसिंग स्क्रू दिया है। तो ये जो है वो हुक माइक्रोस्कोप है। अभी ये हुक माइक्रोस्कोप है और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इन दोनों का कंपेरिजन भी देख लो तो समझ में आएगा कि इसकी कंपेयर में ये जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बेस है, ठीक है। बेस के ऊपर यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। मिरर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी लाइट आएगी वो मिरर पे कॉन्सेंट्रेट होगी, और कॉन्सेंट्रेट होने के बाद इसके ऊपर ये जो है ना कंडेंसर होता है। तो कंडेंसर क्या करता है कि एक ही जगह पे लाइट को फोकस करता है, देखो यहाँ पे, और फिर पूरी लाइट पास होके आईपीस के थ्रू आई में जाएगी और हमें इमेज क्लियर दिखेगी। उसके बाद है स्वर्ल। स्वर्ल मतलब कि इसकी वजह से ना हम लोग ये जो स्टेज है उसको मूव कर सकते हैं। स्टेज है उसके ऊपर माइक्रोस्कोप स्लाइड यहाँ पे रख सकते हैं, और उसके लिए क्लिप भी दिया है, ठीक। फिर यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यहाँ पे भी है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो है पीछे का स्ट्रक्चर उसको आर्म बोलते हैं। ये जो कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट है वो दो नोब होते हैं कि जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इमेज जो है वो बहुत क्लियर देख सकते हैं। और ये जो एडजस्टमेंट नोब है वो फोकसिंग थ्रू से सिमिलर होते हैं। ये जो बॉडी ट्यूब है वो बॉडी ट्यूब बैरल से सिमिलर होती है कि बिल्कुल एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और फाइनली आईपीस होता है। ओके, तो ये आईपीस के थ्रू हम इमेज जो है उसको इजीली देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे जो है ना 2-3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम उसका मैग्निफिकेशन चेंज कर सकते हैं। ओके, हमें जितना ज़्यादा मैग्नीफाई चाहिए उतना यहाँ पे लेंस को है वो ज़्यादा पावर का लगाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मैग्नीफाइंग देख सकते हैं। तो ये जो है वो दोनों का डिफरेंशिएशन है, हुक माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। Now the first topic is 5.1, that is the what are living organisms made up of. Okay, that means living organisms like human beings, animals, birds, then paramecium, amoeba, any living organisms. That living organism are made up of what? किससे बना है वो? ओके, तो वो जानना हमारे लिए जरूरी है। वैसे हमें आंसर पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट कैसे बना है, सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, वो सब जानना भी तो जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो सेल्स ऑफ एन ऑनियन पिल, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है कि ऑनियन पिल के सेल्स कैसे दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फिगर रखी है, उसमें दिखाया है कि ये जो बाहर की ये वॉल है, ये वाली वॉल, दैट इज एक्चुअली द सेल वॉल। और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, और एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगी। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। So here that structure is cell wall. Okay, now the middle compact structure is nucleus, and then after this structure that is the cytoplasm. Not this structure but ये जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पूरा स्ट्रक्चर होगा जेली लाइक स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो फर्स्ट 4 मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन से है? दैट इज द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन जेली लाइक स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म, एंड देन सिंगल न्यूक्लियस। ओके, तो ये मेन 4 स्ट्रक्चर्स है। ओके, सो नाउ दिस इज द माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ ऑनियन पिल। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया था वैसा सेम स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो ये जो कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट को हम एक सेल बोलेंगे, जिसको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाई। ये जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में वैक्यूल भी प्रेजेंट है। ये जो बाहर का सबसे आउटर पार्ट है वो है सेल
वॉल और आउटर पार्ट के जो इनर सरफेस है, ठीक है ना, ये देखो ये सबसे आउटर पार्ट है और उसके अंदर का जो लेयर होता है उसका हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो वो जो स्ट्रक्चर था वो भी ऑनियन पिल का है। और ये जो है आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखा है जिसके आपके जो इमेज है ऑनियन पिल की वो और ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखा है और यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया है। नाउ यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, दैट इज द ऑनियन साइज इज नॉट इक्वल टू ऑनियन सेल्स। ओके, मतलब कि समझ लो कि आपके पास छोटे साइज का ऑनियन बल्ब है या फिर लार्ज साइज का ऑनियन बल्ब है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि साइज कौन सी है ऑनियन की, उसमें जो भी सेल रहेगी वो ऐसे ही रहेंगे। भले आप छोटे ऑनियन बल्ब का ले लो ये ऑनियन पिल, या फिर बड़े ऑनियन बल्ब का ऑनियन पिल लो, पर उसमें साइज जितनी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, बट ऑनियन सेल्स जो आपको ये दिख रहे वैसे ही दिखेंगे, इसीलिए मैंने लिखा है इज नॉट इक्वल टू। ओके, फिर ये तो मैंने आपको बोल दिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आपको सेल्फ डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर करके मैंने बता दिया है कि इसकी कंपेयर में ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा मैग्नीफाई करता है। तो जितना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा उतना स्ट्रक्चर हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? हमने यहाँ पे देखा कि 4-5 टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ओके, सो सेल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जैसे यहाँ पे देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऑलमोस्ट दे ऑल आर लुक विथ ईच अदर। ओके, सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑनियन बल्ब, कोई भी ऑनियन बल्ब है तो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो सेल्स है, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी डेफिनेशन में लिखा था, दैट सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे हमने क्या लिया है? ऑनियन बल्ब। ओके, नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट इज द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स से ही बना है, अभी तक हमने वही बोला कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट जो है वो सेल्स है। बट उसमें दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, तो उसमें एक जो सेल है ना वो ही पूरा इंडिविजुअल्स का बॉडी बनाता है, जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है लाइक ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, एवरीथिंग। ओके, तो ये जो है ना उसमें एक सेल काफी नहीं है पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, तो उसमें सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनते हैं और वो सेल्स जो है वो टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, आगे आपको पढ़ने में आएगा, वो पूरा एक सीरीज बनाते हैं। ओके, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स मल्टी दैट मीन्स मोर देन वन, एंड सेल्युलर दैट मीन्स सेल्स। So more than one cell containing organisms are multicellular organisms. Okay, तो ये आपको पीछे और पढ़ने में है, तो अभी यहाँ पे इतना ही याद रखो कि मेन दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज सिंगल सेल एंड मल्टी सेल। ओके, नाउ ल्यूवेनहॉक दैट इज वन साइंटिस्ट इन 1674 ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जैसे यहाँ पे देखो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप है, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बट उससे भी ज्यादा मैग्निफिकेशन और उससे भी ज्यादा क्लियर इमेज चाहिए, तो उसके लिए ल्यूवेनहॉक जो है उसने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप फॉर्म किया, जिसकी वजह से उसने फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन किया वो था फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी पॉन्ड वाटर होता है, तालाब बोलते हैं ना, तालाब का पानी जो होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो जो फ्री लिविंग सेल्स है उसका ऑब्जर्वेशन ल्यूवेनहॉक ने किया था इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में। देन आफ्टर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ये आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखना है। देन परकिंजे, he is also one scientist. Purkinje in 1839 टर्म्ड प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। हमने अभी क्या बोला कि जो फ्लूइड सब्सटेंस, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, बट हम साइटोप्लाज्म बहुत सारी डिस्कवरी के बाद बोलने लगे, बट उसके पहले जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था उसको परकिंजे ने क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। देन आफ्टर स्क्लीडेन एंड सिचवान in 1839 they gave cell theory. Okay, and this is one of the most important theory they both are giving. Okay, so in this theory
What is the main concern? That is the all plants and animals are made up of cells and cell is basic unit of life. जो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो एंड में जाके सेल थियरी के थ्रू मालूम चल गया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो सेल्स से बने हैं और सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो इतना क्लियर हो गया है तो अच्छा है. अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. So there was one more scientist that his name is Virchow. Okay, so in 1855 Virchow expanded the cell theory given by स्क्लीडेन एंड सेचवान. जो स्क्लीडेन एंड सेचवान ने जो सेल थियरी दी थी, ओके, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसको और एक्सटेंड और एक्सपांड किसने किया, विर्चोव ने इन 1855. ओके, तो उसने क्या एक्सटेंड किस तरह से किया, तो उसने बोला कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, प्री एग्जिस्टिंग दैट मीन्स पहले से जो प्रेजेंट है वो ही सेल में से नए सेल फॉर्म हुए हैं. तो ये जो है वो एक और पॉइंट ऐड किया सेल थियरी में. सो in 1940 electron microscope was discovered and for study complex structure of cells and cell organelle. जैसे कि हमने लाइट माइक्रोस्कोप देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा, पर उससे क्या होता था कि हम सिर्फ सेल प्रेजेंट है वो स्टडी कर सकते थे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टडी कर सकते थे. बट जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपने नाम सुना ही होगा, तो वो बहुत सारी चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका स्ट्रक्चर भी हम इजीली ऑब्जर्व कर पाए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, ये जो है ना पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और इसमें कोई भी आई पीस वगैरह प्रेजेंट नहीं रहता. ये जो पूरा है ना उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है और हमारा जो स्पेसिमेन मतलब जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, इसको ये माइक्रोस्कोप में एक बार रख देना होता है. उसके बाद उसकी जो भी इमेज होगी वो हम यहाँ पे जो कंप्यूटर दिखाया है वो कंप्यूटर में इजीली देख सकते हैं. यहाँ पे देखो उसके पूरे पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं, पर हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे हुक का माइक्रोस्कोप है उससे और कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हम जो सेल्स है उसका स्ट्रक्चर और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे. ओके, सो हमने आगे ही पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर, दैट मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. यूनी दैट मीन्स सिंगल. ओके, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाउ example of unicellular organisms are amoeba, paramecium, chlamydomonas, bacteria, etc. And example of multicellular organisms are some fungi, plants, animals. Okay. Okay, so here is the difference between unicellular organism and multicellular organism. In unicellular organism, single cell is act as a individual body. Okay, तो यहाँ पे देखो अमीबा है, तो अमीबा एक ही सेल से बना हुआ है और एक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, तो एक ही सेल जो है वो पूरा अमीबा बनाता है. वैसे ही सेम है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम भी एक सेल से बना हुआ है और उसमें भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स है. तो ये दोनों जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है कि ये जो अपना शेप है वो चेंज कर सकता है, बट इसका जो शेप है वो फिक्स रहता है. नाउ हियर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर सो मैनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ओके, एंड एवरी ऑर्गन हैज़ अ स्पेसिफिक सेल्स. तो समझ लो कि ये जो है स्पर्म सेल्स है, किडनी में अलग सेल्स है, लिवर, बॉन, लंग्स है, ब्रेन, देन ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, पैंक्रियाज एंड एग. ओके, तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स जो है जिससे हमारे ऑर्गन्स बने हैं और वो ऑर्गन्स जुड़ के पूरी एक बॉडी बनाते हैं. तो समझ लो कि ये लंग्स है, तो लंग्स में जितने भी सेल है उसके स्ट्रक्चर ऐसे रहेंगे, और यहाँ पे लिवर है तो लिवर के जितने भी सेल्स है उसके स्ट्रक्चर ऐसे रहेंगे. बट लिवर और लंग के सेल कभी एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो सकते, ये बात क्लियर रखना. ओके, तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर organism and multicellular organisms.
नाउ दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें तो एक ही सिंगल सेल है, ओके। तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे बहुत सारे सेल्स जुड़ के एक ऑर्गन बनाए, टिश्यूज बनाए, ओके। इतना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि एक से ज्यादा सेल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, और वो सेल्स जो है वो कैसे जनरेट होंगे, एक सेल में से इतने सारे सेल कैसे जनरेट होंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेल डिवीजन करना पड़ेगा, ओके। जैसे हमने विर्चुअल्स में पढ़ा कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो समझ लो कि हमारे पास सिर्फ एक सेल था, ओके। एक सेल का सेल डिवीजन हुआ बीच में से, तो इसमें से कितने सेल बने, 2 सेल बने। अभी ये दोनों सेल का डिवीजन होगा तो फिर से और 2 सेल बनेंगे, अभी ये सबका डिवीजन होगा तो और सेल 2 सेल, मतलब क्या होगा कि जनरेशन बाय जनरेशन जो सेल है उसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, ओके। तो ये याद रखना है। सम ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ओके। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेल्युलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से तो एक ही इंडिविजुअल में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल सेल्स इन ह्यूमन बींग्स, तो ये जो है वो स्मूथ मसल सेल्स है जो लॉन्गिट्यूडनली होते हैं, ओके। ये ब्लड सेल्स है जिसमें रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल हो गए तो इसमें बहुत न्यूक्लियस मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए, और रेड ब्लड सेल है वो आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं, डोनट देखा होगा, ठीक है ना। तो डोनट शेप का ही ये ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होगा। देन नर्व सेल्स ऐसे लुक में होंगे, फैट सेल्स, बोन सेल्स, स्पर्म्स एंड ओवम। ये सारे के सारे सेल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ओके। और ये सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल रिसेंबल नहीं है, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी सेल्स है, सेल्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होगा। तो आगे हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि कैसे सारे ऑर्गन्स में डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक बार समझ लो कि स्टेम सेल्स जो होता है ना, वो एक ऐसा सेल्स है कि जिसमें से हर एक सेल जनरेट हो सकते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स में थे, जितने भी सेल्स जनरेट हुए हैं ना, उनका फंक्शंस भी अलग अलग है और उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्यून सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेक्स सेल्स मतलब कि स्पर्म्स एंड एग का स्ट्रक्चर कैसा है, मसल सेल्स, फैट सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल, नर्वस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स, सारे के सारे किस में से जनरेट हुए, स्टेम सेल्स में से। बट वो जो स्टेम सेल्स में से जनरेट हुए हैं उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर जो है वो वेरीज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं कि सबसे मेन जो सेल्स होता है वो सबके लिए सिमिलर होता है, स्टेम सेल। बट स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होके जो अलग अलग सेल्स बनाते हैं उनका फंक्शंस जो है उनके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनता है। Now, shape and size of cells related to function they perform, मैंने अभी ही बोला कि जैसे ब्लड सेल है तो ब्लड सेल और नर्वस सेल्स जो है वो दोनों के स्ट्रक्चर और साइज जो है वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शन अलग है। नर्व्स का काम क्या है कि सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करना है, और ब्लड का काम क्या है कि ऑक्सीजन और CO2 जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो दोनों के फंक्शन जुदे हो गए, मतलब दोनों के फंक्शंस अलग है, तो दोनों के फंक्शंस अलग हो गए तो उनके जो स्ट्रक्चर है उसको भी तो अलग होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है शेप एंड साइज ऑफ सेल्स रिलेटेड टू फंक्शन दे परफॉर्म। बट जो अमीबा है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो अमीबा में क्या होगा कि उसका शेप जो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। जैसे कभी यही अमीबा है, वो अमीबा इस शेप में है, थोड़े टाइम के बाद उसका शेप चेंज हो जाएगा, ओके। ये शेप चेंज क्यों होता है वो आपको पढ़ने में आएगा। अभी इतना समझ लो कि अमीबा जो है वो अपने सेल का शेप चेंज कर सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द सेल शेप आर फिक्स, ओके। जैसे कि अगर नर्व सेल है ये ऐसे लुक में है तो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ब्लड सेल जो है वो ऐसे लुक में है तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स कि उनका जो शेप है ना वो फिक्स है, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो अमीबा है उनके सेल का शेप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ओके। ईच लिविंग सेल कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, कोई भी लिविंग सेल है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल है कि कोई एक सेल है वो मेरे नोज में प्रेजेंट है, ओके। तो अगर वो सेल नोज में प्रेजेंट है तो वो सेल का फंक्शन क्या होगा कि एयर को एब्जॉर्ब करना है, एयर को फिल्टर करना है, ये फंक्शन होगा। अभी कोई सेल जो है वो मेरे हार्ट में प्रेजेंट है, तो हार्ट में सेल का फंक्शन क्या होगा कि हार्ट को कैसे पंप किया जाए। तो एवरी लिविंग सेल, जो भी लिविंग सेल्स है उसका कुछ बेसिक फंक्शन होगा, और ये बेसिक फंक्शन कैसा होगा कि
उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस आर डिफरेंट। और ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन्स कि उसकी स्पेशलिटी है। अगर मैंने हार्ट सेल है, हार्ट सेल को बोला कि नहीं आपको हार्ट को पंपिंग नहीं करना है, आपको एयर को फिल्टर करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है जो उनको परफॉर्म करना होता है, और वही सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर दैट मीन्स कि कैसे डिफरेंट पार्ट जो है बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एग्जाम्पल हार्ट जो है तो उसका फंक्शन क्या है? ब्लड पंपिंग का। किडनी जो है तो उसका फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन और उसको फिल्टर करने का। तो मतलब जितने भी बॉडी पार्ट है, मतलब अगर समझ लो एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग में जितने भी ऑर्गन है उसका फंक्शन डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हैंड्स एंड लेग्स है तो वो मूवमेंट करने का, वॉक करने का है। हार्ट है तो हार्ट को ब्लड को पंप करने का है। किडनी है तो वो यूरिन फॉर्मेशन करेगा। मतलब जितने भी डिफरेंट पार्ट है बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ सिंगल सेल मतलब कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, बैक्टीरिया, इवन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एवरी सिंगल सेल। समझ लो कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक हमने छोटा सा पीस लिया है। तो एवरी सिंगल सेल्स जो है ना उसके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके पास भी होगा सेल ऑर्गेनल, ये बाजू वाले सेल्स के पास, मतलब जितने भी सेल्स है सारे सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होगा? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा। और वो सेल ऑर्गेनल्स जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है कि जिसकी वजह से न्यू मटेरियल्स फॉर्म होते हैं या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ओके, और क्लोरोफिल हमें किसके लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस से क्या जनरेट होगा? फूड जनरेट होगा प्लांट के लिए। ओके, तो वो फूड अपने लिए इंपॉर्टेंट है तो वो न्यू मटेरियल बनाया, ठीक है, बट उसके साथ वो ऑक्सीजन भी जनरेट करेगा, और ऑक्सीजन प्लांट को अभी उस टाइम पे नहीं चाहिए तो वो उसको रिमूव कर लेगा। ठीक है, तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है जो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा क्लियर करेगा। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनल्स सेल लाइव एंड परफॉर्म फंक्शन। अगर ऑर्गेनल्स जो है वो ही नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि सेल ऑर्गेनल्स है वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अगर ऑर्गेनल्स ही नहीं रहे तो कोई फंक्शन भी नहीं होगा, कोई फंक्शन ही नहीं होगा तो ऐसे ही बिना काम के कोई भी इंसान आई डोंट थिंक सो कि जिंदा रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल लाइफ। ऑल दिस ऑर्गेनल्स प्लस न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। ओके, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? एंटायर सेल। जैसे कि समझ लो कि ये सेल न्यूक्लियस है। ओके, सेल न्यूक्लियस के यहाँ पे जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है। और इन केस ऑफ प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट रहेगी। तो सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, और सेल वॉल के साथ ही जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेगी। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सॉरी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये सारे मिलके क्या बनाती है? एंटायर सेल। ओके, नाउ सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स सिमिलर ऑर्गेनल्स। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, इधर आप प्लांट ले लो या फिर कोई लिविंग इंडिविजुअल कोई भी ले लो, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, किसी के भी सेल्स ले लोगे ना तो उसमें जो भी ऑर्गेनल्स है वो सिमिलर रहेगी। जैसे कि गोल्जी बॉडी है तो गोल्जी बॉडी जो है वो प्लांट सेल में भी रहेगी, एनिमल सेल में भी रहेगी। यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी प्रेजेंट है, ह्यूमन सेल में भी प्रेजेंट है, और वो प्लांट में भी प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक ही ऑर्गेनल है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन लीव्स, मतलब कि जिसके भी पास ग्रीन पिगमेंट है, जिसको ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये एक ही ऑर्गेनल ऐसी है जो ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है, बाकी सारी ऑर्गेनल्स कॉमन है हर एक ऑर्गेनिजम्स में। So as we have said that there are many different kinds of organelles are present in the cells. Okay, तो यहाँ पे देखो सेल्स का स्ट्रक्चर है
और सेल्स में जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे दिखाए हैं। अभी ये जो ऑर्गेनल्स है उनका फंक्शंस जो है वो भी वेरीज होता है। कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडीज है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है। तो यहाँ पे आपको जनरल स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं, इनके बारे में आपको आगे डिटेल में स्टडी करना है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि ऑर्गेनल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ओके, तो इतना याद रहेगा आपके लिए, अभी के लिए अच्छा है। तो यहाँ तक आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट और थोड़ा सा बेसिक सेल्स का है वो यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द 5.2 व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना है, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा कि ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उससे बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है इन सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर ऑब्जर्व। ये किसकी बात कर रहे हैं, अगर प्लांट सेल है तो, सॉरी एनिमल सेल्स है तो, अगर प्लांट सेल हो गए तो इसमें सेल वॉल भी ऐड होगी। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स विथ एनवायरमेंट। ओके, जैसे कि समझ लो कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना। तो ये सेल है तो आसपास का जो भी एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट के साथ भी तो इंटरेक्शन करेगा। अगर इसको फूड चाहिए तो वो फूड कहाँ से लेगा, एनवायरमेंट में से लेगा, तो उसको एनवायरमेंट के साथ भी तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है, जैसे कि न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, उसकी स्टडी करेंगे। आज तक इतना ही काफी रखो, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो ये टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपके पास मेरा नंबर है आप उससे भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।